नीति निर्माताओं को ये बात समझने की ज़रूरत है। हमारे जो विधानसभा के आदरणीय माननीय सदस्य हैं, हमारे माननीय मंत्री हैं, किसी भी लेवल पर जो हमारे पंचायती राज के सदस्य हैं, उनको ये जानने की ज़रूरत है कि स्वास्थ्य का मतलब डॉक्टर नहीं होता है, या फिर स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य सुविधा ही नहीं होता। वो एक उसका उपवर्ग है। मेडिकल केयर इज ए सब ग्रुप ऑफ टोटल हेल्थ जो सिस्टम है। तो हमें ये जानना है कि अगर आप एक क्षेत्र में अगर डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों में, तो वहाँ पर हमें पानी का देखना पड़ेगा। यही जो है जन स्वास्थ्य का वो है कि मुख्य तौर पे वो सबके लिए समान रूप से काम करता है, पूरी आबादी के लिए काम करता है। हम उस कारण को ढूंढें जो उस बीमारी को उत्पन्न कर रहा है, उसको खत्म करें, उस तक जाएं। जन स्वास्थ्य का भी अंतिम लक्ष्य यही होता है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसी ओर पूरी दुनिया में जा रहा है कि कोई भी आने वाले समय में अस्वस्थ न रहे, चाहे वो मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हो। हमेशा जो है एक स्वस्थ जिंदगी जाए ताकि वो समाज को अपनी प्रोडक्टिविटी दे सके। ये है डॉक्टर एच.एस. बिष्ट, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, सीनियर फेलो। दोस्तों, मौका है विश्व स्वास्थ्य दिवस का। इस बार का विश्व स्वास्थ्य दिवस बहुत खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार की जो थीम है वो है हमारी जो पृथ्वी है और हमारा स्वास्थ्य, यानी कि हमारे स्वास्थ्य को सीधा इस प्लेनेट के साथ में रिलेट किया गया है। तो बहुत सारी बातें आज हम इसके बाबत करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एच.एस. बिष्ट जी। डॉक्टर एच.एस. बिष्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, और हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि इसके इतिहास को आप थोड़ा सा सरसरी नजर से बताएं कि यूनाइटेड नेशंस इसको किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है इस दिवस को, और क्या इसकी थीम रखी गई है। जैसा कि नाम से ही आपको विदित हो जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन के फाउंडेशन डे यानी 7 अप्रैल 1948 को स्थापना संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख संगठन के रूप में जिनेवा में हुई थी, और वर्ष 1950 से हर साल लगभग एक शीर्षक को लेके WHO हमेशा 7 अप्रैल से लगातार पूरे साल भर इन एक्टिविटीज़ को जो उसने शीर्षक के माध्यम से हमें बता रखी हैं, पूरे संसार को किया है। तो इसलिए जो है 7 अप्रैल को, और इस वर्ष ये हर वर्ष मनाया जाता है 1950 से, और इस वर्ष यह थीम जो है प्रकृति पर आधारित है, यानी हमारा स्वास्थ्य हमारी प्रकृति, यह जो है इस वर्ष का शीर्षक है। जी, तो इसके इतिहास पर थोड़ा बताएं कि कब से इस दिवस को मनाना शुरू किया गया था, क्या वो मौका था, क्या वो मकसद था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो शुरुआत की असेंबलीज रही हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की, उन्हीं में यह विचार आया कि हर वर्ष एक विशेष स्पेसिफिक थीम होनी चाहिए। तो वर्ष 1950 से, हालांकि इसकी स्थापना 1948 में हो गई थी, लगभग 2 वर्ष बाद 1950 से हर वर्ष किसी एक फोकस पे, एक हेल्थ के एक विषय को लेके वो किया गया था। क्योंकि इस वर्ष आपने देखा हो, पिछले 2 वर्ष कोविड की वजह से दुनिया ने एक असमानता को महसूस किया है, लोगों में असमानता बढ़ी है, समाजों में असमानता बढ़ी है। बहुत देशों में वैक्सीन्स लग चुकी हैं, लेकिन कई ऐसे देश भी हैं, ऐसी समाज भी हैं जहां वैक्सीन बिल्कुल ही नहीं लगी है। तो कहीं ना कहीं ये असमानता का प्रश्न है। और दूसरा, प्रकृति संरक्षण का जो संदेश हमें एक इस पेंडेमिक के द्वारा, इस महामारी के द्वारा हमें जो है खुद ही हमें समझना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी से जो है लोग मरे। तो कहीं ना कहीं प्रकृति को जोड़ के जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस लोगों को फिर से प्रकृति को से जुड़ने का आग्रह कर रहा है। डॉक्टर एच.एस. बिष्ट, इस बार का जो थीम रखा है उसे आप कितना रेलिवेंट मानते हैं, और क्या क्या होंगे अब साल भर जो आयोजन होने हैं वो किस दिशा में होने के आसार हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें खास तौर पर विश्व स्वास्थ्य दिवस को इस थीम द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन ये चाहता है, या यह लोगों में एक संदेश देना चाहता है कि वो अपने प्रकृति का संरक्षण करें, न केवल आज की पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए, बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए। और उसमें अगर आप जो है हमारे प्रदूषण के द्वारा, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, या किसी भी तरह का प्लास्टिक के द्वारा फैला हुआ प्रदूषण, जो पहाड़ों से लेके समुद्र के काफ़ी नीचे तक जो प्लास्टिक ने एक जगह बना ली है, और हम जो है फिर से
खेतों में जो है प्लास्टिक से, हर जगह जो है हवा में जो है प्लास्टिक के तत्व हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हम एक तरीके से वही अशुद्ध हवा इनहेल कर रहे हैं। तो 90% 99% विश्व के लोग जो है एयर पोल्यूशन से ग्रसित हैं। और ये स्थिति है भयावह कि हर 13 मिनट में एक व्यक्ति एयर वायु प्रदूषण से मर रहा है पूरी दुनिया में। तो यह अपने आप में एक आंकड़ा बड़ा हुआ है। वैसे भी आपको मैं एक चीज़ बता दूं, लोग जो है स्वास्थ्य को विस्तृत रूप में नहीं लेते। स्वास्थ्य को वो मेडिकल केयर यानी डॉक्टर और सोसाइटी से जोड़ने लगते हैं, मरीज से जोड़ने लगते हैं, जबकि यह एक उसका उपविभाग है। स्वास्थ्य एक बड़े ब्रॉड मामले में जो है, अगर आप कहें अपने आसपास का वातावरण को ठीक रखना, यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हर साल, जो है क्लाइमेट चेंज, लू से हमारे यहाँ उसी प्रकार जो है ठंड से हमारे यहाँ काफ़ी लोगों की जो है मौतें होती हैं। उसी तरीके से अगर जल प्रदूषण हो तो वैसी वाटरबॉर्न बीमारियां इतनी ज़्यादा होती हैं। मच्छर वगैरह से लेके, डेंगू से लेके, मलेरिया से लेके तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं। और देखिए कोविड-19 का ही आपने देखा, यह भी जो है कहीं ना कहीं वायु जनित बीमारी थी। तो महामारी पूरी दुनिया में फैली इस वजह से। तो कहीं ना कहीं हमें प्रकृति संरक्षण को, जो हमारे इवन अगर आप कहें भारत के, तो यह वेदों में लिखा हुआ है कि प्रकृति संरक्षण मानव का सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है अपने उस मूल परिभाषा, जो उसने परिभाषा दी कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का अनुपस्थित होना ही नहीं है, स्वास्थ्य सामाजिक, आध्यात्मिक, मानसिक और सांस्कृतिक रूप से, यानी कई तरीके से स्वास्थ्य को जो है एक स्वस्थ व्यक्ति का कारक माना गया है इन चीज़ों में। तो आपको ये बता दूं कि सामाजिक और जो सांस्कृतिक ये जो कारक होते हैं बीमारियों के, वो 60% तक होते हैं। 30% जो है इन्वायरमेंटल चीज़ें होती हैं। केवल 10% व्यक्ति जो है वो शारीरिक जो है चीज़ों से ग्रसित होता है, तब बीमार पड़ता है। यानी जो है जो मुख्य वो है 90% अगर आप कहें तो वो हमारा वातावरण, आसपास का वातावरण, लोग कैसा खाना खाते हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं, किस तरीके से उनके आसपास ट्रैफिक है, किस तरीके से जो है वो अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वो खतरनाक तो नहीं है। और दूसरा जो है जो आसपास का पर्यावरण है, क्लाइमेट चेंज है यानी गर्मी और इन चीज़ें में है। और जल के, शुद्ध जल की उपलब्धता, शुद्ध खाने की उपलब्धता, न्यूट्रिशियस उसमें कैलोरीज हों प्रॉपर तरीके से, और वो फर्टिलाइज़र मुक्त हो। तो इस समय जो है काफ़ी चीज़ें बढ़ चुकी हैं जो है समाज में, कि हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और उसी तरीके से कैंसर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, नए नए तरीके से जो है वो चीज़ें हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इस प्रकृति का जो वो होना है, पोल्यूटेड होना, प्रदूषण होना वायु में, जल में और अन्य चीज़ों में, तो इससे प्रभावित है सोसाइटी। जी, तो बहुत ही मौजूद तरफ को आपने ध्यान जो है वो आगाह किया, लोगों को आकर्षित किया है ध्यान। तो कितना आगे बढ़ चुके हैं हम लोग इन सब चीज़ों में, जो आपने बात की कि प्लास्टिक की, पेस्टिसाइड्स डली हुई सब्जियां हम खा रहे हैं, उसी तरह के फ्रूट्स खा रहे हैं। क्या ये पीछे जाने की कुछ गुंजाइशें अभी बची हैं कि हम उस पुराने समय में लौटें, या उस तरह की जीवन शैली को हम लोग अपनाएं? हर घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां आज मौजूद हैं, तो उसी तरह से शहर में ट्रैफिक बढ़ जाता है। हालांकि फ्यूल को लेकर कुछ अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि अलग तरह का जैविक ईंधन जो है उसको शुरू करें, जैविक खेती की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो इतना माइन्यूट है, इतना छोटे अल्प स्तर पर है, और उस पर भी कोशिशें बहुत मजबूत इरादों के साथ वाली नहीं दिखाई देती हैं। तो कैसे ये सब ठीक होगा? देखिए, स्वास्थ्य जो है वो एक, अगर आप उसे बड़े विस्तृत रूप में लिया जाए तो वो वैयक्तिक, केवल सरकार की ही उसमें भूमिका नहीं है, व्यक्ति से एक तरीके से भूमिका शुरू होती है कि एक स्वस्थ, अगर हम अपने स्वस्थ की बात करते हैं, सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता की बात आ जाती है। फिर पारिवारिक सुरक्षा में अगर आप कहें तो आसपास का वातावरण जिसमें हम प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल न करें, और वैसे ही हम आसपास की सफाई रखें, केवल अपने घर का ही कूड़ा बाहर न फैल के न बाहर की ओर वो करें। तो इस तरीके से हम एक समग्र रूप से अगर हम प्रयास करें तो हम ये मान के चलते हैं कि स्वास्थ्य को करना बड़ा, लेकिन निश्चित तौर पर आपने एक बड़े बिंदु को किया है।
फोकस किया है कि आखिर जो है यह सरकारों की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारियां होंगी। तो ये व्यक्ति से शुरू होती है। जो लोग साक्षर हैं, जो लोग समाज को लीड करते हैं, उनकी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। चाहे वो सरकार को सूचित करे या सरकार क्या करना चाहती है उसको सलाह प्रस्तुत करे, या एक तरीके से हम इसे रिसर्च का भी वो मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम रोजाना के रूप में रिसर्च देखें, हमने अपने आसपास क्या देखा, आज क्या देखा, भाई उस चीज़ को हम कैसे स्थानीय लेवल पर निपटा सकते हैं, या फिर स्थानीय कॉलोनी के लेवल पर निपटा सकते हैं, या फिर नगर पालिका या नगर निगम के स्तर पर वो कर सकते हैं, या फिर वो बड़ा प्रश्न है इससे क्या हम उसे जिला पंचायत स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर जो पंचायती राज बॉडीज़ हैं उनसे द्वारा निपट सकते हैं, या राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार जो भी है। तो हमें इस मामले में मुखर होना पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से ही सही या एक समाज के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ख़ास तौर पर मदर एनजीओ जिन्हें कहा जा सकता है, जो सोसाइटी के कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आगे आना पड़ेगा। ये सब चीज़ें इंडस्ट्रियलाइज जो चीज़ें हुई, चाहे वो विकसित देशों में, आज जो है हम कहते हैं विकसित देश और विकासशील देशों का भी काफ़ी जो है उसमें वो है योगदान, एक तरीके से कहते हैं इंडस्ट्रीज़ का है। तो कहीं ना कहीं हमने उत्पादन ज़्यादा लेने के लिए इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया, उसी तरीके से एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए हमने फर्टिलाइज़र यूज किया। तो कहीं ना कहीं वो उस वक्त का चैलेंज था, लेकिन निश्चित तौर पे हमें अब जो है सरकारें भी कोशिश कर रही हैं कि ऑर्गेनिक फूड की ओर बढ़ा जाए, और जो दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो दूसरी वाटर विंड एनर्जी हो, तो इन चीज़ों पर धीरे धीरे पूरी दुनिया में लगभग फोकस किया जा रहा है। तो हम आशा करते हैं कि हम स्वयं इस चीज़ को देख पाएंगे कि हमारे शहरों में बैटरी चालित जो स्वच्छ जो है दूसरी ईंधन, स्वच्छ ईंधन वाली जो है ट्रांसपोर्ट चले, और हम भी उसमें वो हों, और हमारे बच्चे भी आने वाले टाइम में प्रकृति संरक्षण करें। निश्चित तौर पर यह बहुत भयावह स्थिति होने वाली है अदरवाइज, जिसमें कि हम जो है बहुत बड़ी आबादी को खोने का एक रिस्क हो सकता है अगर आप इसी तरीके से वायु प्रदूषण या फिर वो करें। तो निश्चित तौर पे हमें हर एक की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से ही, सामूहिक रूप से भी और संगठन के रूप से भी बन जाती है, क्योंकि इस प्रदूषण से न केवल मानव प्रजाति ही खत्म होगी बल्कि तमाम वनस्पतियां और जो जीव जंतु हैं उन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखें पलायन जो है जैसे समस्या है, तो लोग पानी न होने की वजह से भी प्लान कर रहे हैं। मुख्य जो है हम ये कहते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं नहीं, लेकिन पानी की वजह से भी कई लोगों ने प्लान किया है। गांव मैं खुद जो है जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पानी की ही समस्या है, आज तक भी बनी हुई है। वो द्वाराहाट क्षेत्र के एक जो है सबसे बड़ा गाँव हुआ करता था, तो उस क्षेत्र में पानी की वजह से बहुत लोगों ने प्लान किया। वो नियर बाई चले गए, या तो स्थानीय प्लान में, या फिर छोटे मोटे शहरों में जो हल्द्वानी या फिर कोटद्वार या इस तरीके से खटीमा वगैरह इन जगहों में चले गए। तो ये कहीं ना कहीं जो है जो समस्याएं हैं, चाहे वो प्रदूषित जल हो या ये वो मतलब अभी जो कूड़े का ढेर, अगर आप देखें पहाड़ों में, हिमालय में भी जब आप ट्रैकिंग करने जाते हैं तो वहाँ भी आपको कूड़ा बोतल्स वगैरह मिल जाती हैं। तो हमें वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पे हमें कूड़ा खुद ही अपने साथ लेके आना चाहिए। तो और उसी तरीके से जो है हमें घर का जो कूड़े का अच्छा प्रबंधन करना चाहिए, और प्रदूषण का भी करना चाहिए, चाहे वो किचन से हो, घर के अंदर हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैस गेट चल रहे हैं आजकल। तो इन सब चीज़ों का एक समयबद्ध तरीके से हम इस्तेमाल करें, तभी हम जो है एक सुरक्षित परिवार, सुरक्षित व्यक्ति और स्वास्थ्य समानता की बात कर सकते हैं। जी सर, कई बातों से आपकी मेरी ना इत्तेफाकी भी है। मुझे लगता है कि हाँ, जो ऐसे जवाबदेही वाले पदों पर बैठे हैं वो लोगों को मुखर होना चाहिए, उन लोगों को एक संदेश देना चाहिए। लेकिन आम जनता तो एकदम से लाचार वाली स्थिति में है, न तो वो इतनी जागरूक है कि वो अपना कूड़ा खुद उठाए या इस तरह की और तमाम चीज़ें, और ना ही उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ें शामिल हैं। ये उसके लिए हमेशा हाशिए की चीज़ें रही हैं। आम जनता रोजी रोटी के पीछे भाग रही है, तो कहीं ना कहीं ये उसका एक बड़ी मशक्क़त है। तो उन लोगों से हम बहुत उम्मीद नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो जवाबदेही वाले पदों पे हैं, पत्रकार हैं, नौकरशाह हैं, तमाम सारी जो नीति निर्माता हैं, उन लोगों को जरूर पहल करनी चाहिए। आप
देखिए ना कि आप महीने का सौदा पत्ता लाने के लिए अगर आप मॉल में जाते हैं या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं या किसी परचून की दुकान में भी आप जाते हैं, तो परचून की दुकान वाला तो तब भी पॉलिथीन में आपको एक देगा, लेकिन आप देखिए ना मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई ऐसी चीज है जो बिना पॉलिथीन की पैकिंग के है, बल्कि कईयों में आप देखिए डबल डबल प्लास्टिक लगा है जो अननेसेसरी लगता है कई बार। जैसे मैंने देखा कि बीच में ईजी हमने खरीदा, 5 रुपए 10 रुपए के पैकेट में भी आने लग गया था। ईजी का पाउच ऑलरेडी एक पाउच है, आपने उसके बाहर से फिर एक रैपर पन्नी का लपेटा हुआ है, तो इतना ज्यादा कूड़ा आप प्लास्टिक का पैदा कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां तमाम पहाड़ों में जैसे आप कूड़े की बात कर रहे हैं, हम तो कोशिश करेंगे कि वो कूड़ा वहां तक, कूड़ा तो नहीं, वो मटेरियल ही, वो उत्पाद ही ना पहुंचे। वो उस तरह का जो लेज हैं, चिप्स हैं, उनके पाउच हैं, कोका कोला की वो है, पानी वहां नहीं है लेकिन कोका कोला आपके गांव में भी सर जरूर होगा, पहुंच गया होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये बात है कि हम नीति लेवल पर ज्यादा पहल करने की जरूरत है, साथ साथ में आम आदमी को भी अवेयर करने की जरूरत है कि वो भी जागरूक बने। बिल्कुल आपने सही कहा, और यही कहीं न कहीं जो समाज के और नीति निर्माताओं के बीच में जो गैप है, यही जो गैप है, यही समस्याओं के न रिजॉल्व होने का कारण बन जाता है। तो कहीं न कहीं एक तो नीति निर्माताओं और आम समाज के बीच संवाद बड़ा स्वस्थ होना चाहिए। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया इसमें इतनी अच्छी भूमिका निभा सकता है, हम उसका अगर एक सकारात्मक प्रयोग उसमें करें। हालांकि धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। मैं समझता हूँ आज जो है सोशल मीडिया ने जो क्रांति ला दी है, उसके एक छोटे से वीडियो से भी जो है बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं। तो आने वाले समय में ये सब चीज़ें हम और जो है इसे वो सोचेंगे कि इससे समाधान हो, इस समस्याओं का समाधान हो। लेकिन ये हमारा दायित्व है कि हम जो है, जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या जो समाज के ऐसे लोग हैं जो लीडरशिप ले सकते हैं, तो इसमें हमें उन जो आपने सही कहा कि असमानता की स्थिति है, बिल्कुल कोविड ने इस तरीके से वो कर दिया, लोगों के रोजगार छिन गए। 2 साल से लोग अभी भी जो है सही उसमें नहीं आए हैं। तो उन लोगों के पास जाके उनकी समस्याएं पूछ के और उनके जो है स्वास्थ्य का व्यवस्था करके, अब चूंकि सरकार ने भी अभी कैंपिंग का वो कर दिया है, कैंप को अब फ्री कर दिया है कि कैंप हम कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में सरकारें भी इसमें, और हम चूंकि जो कैंप सिस्टम है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं अनरीच तक पहुंचानी है, रिमोट एरिया में पहुंचानी है, वो सरकार जो है गैर सरकारी संगठनों के साथ ही मिलकर चलाती है। उसमें साफ साफ जो है लिखा हुआ है कि गैर सरकारी संगठनों को हमें प्राथमिकता देनी होगी। सिर्फ जो है गैर सरकारी संगठनों को थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, और जानने की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें जो स्थानीय रूप से वो अपनी पावर बना सकते हैं, यानी काम करने के लिए आगे आ सकते हैं, चाहे वो जितने भी, उसमें कई बार जो है शिक्षण की कमी होने से उच्चाधिकारी भी कई बार उसमें अवगत नहीं होते हैं। तो ऐसा है कि हमें स्थानीय जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं, उन्हें आगे आके हमें जो है सरकारी सुविधाओं को ग्राम तक पहुंचाना चाहिए, हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। खासतौर पर वो लोग जो मजदूर वर्ग के हैं, जो ऐसे लोग हैं जो हमारे गोला में है, जैसे हल्द्वानी का अगर उदाहरण है, तो बहुत सुदूर क्षेत्रों से आए हुए हमारे, उनके बच्चे हैं, परिवार समेत रह रहे हैं, तो हमें उनकी हेल्थ का, उनकी उसका अल्टीमेटली कौन, एक बार मैं ये तो एक संदर्भ देना चाह रहा हूँ कि जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में गया था, तो मुझे हमारी जो सामाजिक स्वास्थ्य की प्रोफेसर थी, प्रोफेसर इमराना, मैं नाम भी लेना बड़ा अच्छा वो समझता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जो आपके क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के क्षेत्र, वो बड़े रिमोट हैं, उनमें आप जो है आप कौन काम करेगा, आपके लोग काम करेंगे, आपके लोग, कोई बाहर से उसमें काम करने नहीं आएगा। तो हमारा क्षेत्र है, हम अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लें और अपने अपने कम्युनिटीज़ को अवेयर करने के लिए, न केवल अवेयर करने के लिए, उन्हें जो है हम सुविधाएं भी देने का प्रयास करें। और ये सारे जो है सरकार के उसमें स्कीम्स में सब हैं, बस ये है कि एक चैनल बनना चाहिए, और आशा है कि यह विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें इस ओर जरूर ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर एच.एस. बिष्ट। और ये भी एक आपने पहले बहुत अच्छी बात कही थी कि स्वास्थ्य का मतलब हम केवल मेडिकल स्वास्थ्य समझते हैं कि हम बीमार हो गए और हमें हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर है, एक कड़ी बनी है मरीज और डॉक्टर के बीच की बस, और मुसलसल आप देख रहे हैं कि फीस कितनी डॉक्टर्स की अब हो गई है, और केवल वहां तक हमने महदूद कर दिया है स्वास्थ्य को,
तो एक ब्रॉड एस्पेक्ट से हमें आज देखने की जरूरत है कि प्रकृति के साथ हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, हमारे आसपास के परिवेश से हमारा स्वास्थ्य जुड़ा है, हमारी जीवन शैली से हमारा स्वास्थ्य जुड़ा है, खान पान से जुड़ा है। ये बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण की हैं। तो चलते चलते कोई और संदेश हो लोगों के लिए? हाँ, नीति निर्माताओं की बात आपने जब की थी कि नीति निर्माताओं को ये बात समझने की ज़रूरत है। हमारे जो विधानसभा के आदरणीय माननीय सदस्य हैं, हमारे माननीय मंत्री हैं, किसी भी लेवल पर जो हमारे पंचायती राज के सदस्य हैं, उनको ये जानने की ज़रूरत है कि स्वास्थ्य का मतलब डॉक्टर नहीं होता है, या फिर स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य सुविधा ही नहीं होता। वो एक उसका उपवर्ग है। मेडिकल केयर इज ए सब ग्रुप ऑफ टोटल हेल्थ जो सिस्टम है। तो हमें ये जानना है कि अगर आप एक क्षेत्र में अगर डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों में, तो वहाँ पर हमें पानी का देखना पड़ेगा। यही जो है जन स्वास्थ्य का वो है कि मुख्य तौर पे वो सब के लिए समान रूप से काम करता है, पूरी आबादी के लिए काम करता है। हम उस कारण को ढूंढें जो उस बीमारी को उत्पन्न कर रहा है, उसको ख़त्म करें, उस तक जाएं। जन स्वास्थ्य का भी अंतिम लक्ष्य यही होता है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसी ओर पूरी दुनिया में जा रहा है कि कोई भी आने वाले समय में अस्वस्थ न रहे, चाहे वो मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हो। हमेशा जो है एक स्वस्थ जिंदगी जाए ताकि वो समाज को अपनी प्रोडक्टिविटी दे सके। बहुत ही अच्छी बात आपने कही, चलते चलते बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। मुझे भी मुझे ध्यान आ रहा है कि जैसे मंगल पड़ाव में कई बार पॉलीथीनें बंद कर दी गई, तो लेकिन अगर लोग पॉलीथीन घर से झोला लेकर नहीं गए हैं तो आप देखिए चुपचाप पीछे के रास्ते से वो चुपचाप पॉलीथीन निकाल के आपको पकड़ा देते हैं। तो अगर ये पीछे का रास्ता हो ही नहीं, अगर वो पॉलीथीनों की जो फैक्ट्री है उसको बंद कर दिया जाए, हो ही नहीं ऑप्शन, तो लोगों की आदतों में मुझे लगता है कि 1 हफ्ता लगेगा, उनके आदत में शुमार हो जाएगा कि वो घर से थैला लेकर निकलेंगे। तो ऐसे कुछ कड़ी पहल हमें करनी पड़ेंगी प्लास्टिक को खत्म करने। बिल्कुल आपने सही कहा। ये हो सब स्तर पर, हर स्तर पर हमें अवेयर रहना पड़ेगा, हर व्यक्ति को रहना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल जो है हम ये कहें कि फैक्ट्री बंद होने से ये ऐसा हो सके, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वो चैनलाइज है, उसमें कुछ लोगों का रोजगार छीनने का भी डर हो सकता है, तो वो वहाँ आंदोलन कर सकते हैं। तो इस तरीके को भी हमें देखना पड़ेगा कि वो बजाय ये है कि हम अगर किस चीज़ को नीचे से वो चले, यानी हम सोसाइटी में ही उस चीज़ को अगर नहीं खरीद रहे हैं, उसकी डिमांड नहीं होगी, तो अपने आप में वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी निश्चित तौर पर। ये हमें सोचना चाहिए। दो तरीके। हाँ, दो तरीके। कहना है कि लोगों में इतनी हम जागरूकता फैला दें कि वो बिल्कुल पॉलीथीन को खुद नकारें, खुद नकारें। ये ज्यादा कठिन जान पड़ता है, क्योंकि लोग एक तरह से ढीठ होते हैं। समाज में लोगों में ढीठने से भी गई नहीं है, भले वो कितना शिक्षित हों। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये रास्ता ज्यादा आसान है, क्योंकि ये सरकारों के हाथ का काम है। एक मुख्यमंत्री अगर बोल दे कि कोई भी अवैध फैक्ट्री, कोई भी वैध फैक्ट्री नहीं रहेगी, तो मुझे लगता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो तब उस स्तर पर शुरुआत करेंगे। आशा है, नहीं, आशा है। हमारा जो रेडियो है या फिर हमारा जो प्रेस है, इस तरीके का जो है एम्पावर हों इस तरीके से। और आने वाला समय निश्चित तौर पर सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है, जिसे बात पहुंचाने का माध्यम है, बहुत अच्छा माध्यम है, और बहुत आदरपूर्वक पहुंचाने का माध्यम है, होना चाहिए ये, ताकि आप उस चीज़ को समाज के लिए करना शुरू करें। और हमारे यहाँ नेता भी अब जो है, जो माननीय हमारे जो सिलेक्ट हो रहे हैं, वो समाज के बहुत अच्छे उससे एम्पावर ग्रुप से आ रहे हैं। तो आने वाला टाइम निश्चित तौर पर हम सोचते हैं कि एक समानता का होगा, स्वास्थ्य न केवल स्वास्थ्य समानता का होगा, बल्कि संपूर्ण समानता का होगा। सब लोग बड़े जो है एक स्वस्थ समाज में, एक स्वस्थ प्रकृति में रहेंगे, जहाँ पेड़ ही पेड़ होंगे, ऑक्सीजन होगी, और हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी वो ट्रांसफर करेंगे। तो डॉक्टर एच एस बिस्ट, साल भर क्या इसी थीम के इर्द गिर्द स्वास्थ्य महकमे में या तमाम सरकारें जो हैं काम करेंगी क्या साल भर? बिल्कुल। एक्चुअली WHO तो सभी सरकारों से, सभी समाजों से और सभी इंटरनेशनल और गैर सरकारी संगठनों से यह अपील भी करता है अपने उसमें कि वो पूरे साल भर जो थीम इस बार तय की गई है, उसको फोकस में रखते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए ही आने वाले समय में इस पर चर्चा करें, लोगों में जागरूकता फैलाएं, जिसमें हमारा रेडियो सबसे बड़ा अच्छा माध्यम है, हमारे पत्रिकाएं बड़ा अच्छा माध्यम है। तो आने वाले समय में आप अपने रेडियो पे बहुत सारे लोगों को बुलाइए जो बायोडाइवर्सिटी पे बात कर सकें। मुझे लगता है कि तमाम सारे महकमों को इसमें शामिल किया जा सकता है, न केवल हेल्थ डिपार्टमेंट। बिल्कुल। हेल्थ इज ए मल्टीपल जो है वो है इशू है निश्चित जी। तो डॉक्टर एच एस बिस्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इतनी देर हमारे श्रोताओं के साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।
तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अभी बातचीत विश्व स्वास्थ्य दिवस के बहाने। डॉक्टर एच एस बिष्ट हमारे साथ मौजूद थे, जो कि जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, सीनियर फेलो हैं। ये बातचीत, ये संदेश, ये चेतावनियां आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।